हाय गाइस, सो मैकेनिक्स में ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और काइनेमेटिक्स का पार्ट 1। ठीक है गाइस, सो अभी तक हम लोगों ने वेक्टर फिनिश किया एंड देन वेक्टर के बाद जस्ट हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स में। सो बेसिकली काइनेमेटिक्स में है क्या, तो काइनेमेटिक्स में हम बहुत सारे टर्म्स है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली जो भी टर्म्स है वो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, है ना, एक्सेलरेशन हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस हो गए, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, और रिलेटिव मोशंस ये भी आ जाएगा इसी के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, रिफरेंस फ्रेम क्या होता है। ठीक है, रिफरेंस फ्रेम। ओके, सो आपने पढ़ा हुआ है कि जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब किस पर डिपेंड करते हैं? फ्रेम पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए कि ये कोई एक व्हीकल है जिसके अंदर दो आदमी खड़े हैं और ये दूसरा आदमी हो गया। ठीक, ये दो आदमी खड़े हैं, मान लीजिए ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है और बाहर कोई एक सी पर्सन खड़ा है। ठीक है, ये 3 पर्सन खड़े हैं। अब अगर मैं ए से बोलूंगा कि अगर ए से पूछा जाए व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, तो वो बोलेगा 0, क्योंकि इसके लिए बी किस पर होगा? रेस्ट पर होगा। ठीक, वही चीज अगर सी से पूछा जाए व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, तो वो बोलेगा कुछ x मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसके लिए वो मूव कर रहा है ना, कुछ स्पीड से। तो यहां पर आपने देखा जब हमने C एज अ रेफरेंस फ्रेम लिया तो कुछ और वेलोसिटी निकल रहा था, जब हमने A एज अ रेफरेंस फ्रेम लिया तो कुछ और वेलोसिटी निकल रहा था, कुछ और स्पीड निकल रहा था। तो जब भी हम कोई भी क्वांटिटी मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी वेलोसिटी या स्पीड, तो उससे पहले हमें क्या चूज करना पड़ता है? एक रेफरेंस फ्रेम चूज करना पड़ता है। क्या चूज करना पड़ता है? एक रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो आपने देखा रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम के बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? पोजीशन। ठीक है, क्या है? पोजीशन। ओके, अब ये पोजीशन क्या होता है? देखो, पोजीशन में ये आपकी लोकेशन बताता है। क्या बताता है? लोकेशन। ठीक है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ चीजें। ठीक है, पोजीशन क्या है? आपकी लोकेशन या किसी भी पॉइंट की लोकेशन। जैसे मान लीजिए किसी भी एक प्लेन के अंदर कोई पॉइंट है हमारा ए। ठीक है, और ये हमारे दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस एंड एक वाई एक्सिस। सो ये जो पॉइंट होगा ये वाई एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर होगा और एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर होगा। सो दिस इज बेसिकली एक्स कोमा वाई, यानी एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अगर मैं ओरिजिन से इस ए को ज्वाइन करूं कुछ ऐसे, तो ये हमारा कोई एक आर वेक्टर है। सो आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर। व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना। तो यही आपकी लोकेशन होती है। ये क्या होती है? आपकी लोकेशन। अगर ये 2D में था, अगर 3D में होता तो x, y, z एक्सिस हो जाता, और x के लिए हमारा i यूनिट वेक्टर हो गया, y के लिए j एंड z के लिए k एज अ यूनिट वेक्टर हो गया। डायरेक्शन इंक्लूड करते हैं, आपने वेक्टर में ये चीजें पढ़ी हुई है, तो दिक्कत की बात यहां तक तो आपको लगी नहीं। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर, जहां हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट्स, इनके बारे में। ओके, सो देखिए, ये एक हमारे पास कुछ डायग्राम बना हुआ है, कुछ ऐसा। ठीक, और इसको मैंने ऐसे जूम कर लिया। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सो दिस पाथ, ये जो पाथ बना रहा हूं मैं, ये क्या है? दिस इज द एक्चुअल पाथ। ये क्या है? हमारा एक्चुअल पाथ। और ये क्या है? ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। तो जो एक्चुअल पाथ होता है ना बच्चों, वो होता है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस। और जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यहां से आपको समझ में आ गया, एक्चुअल पाथ होता है डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट पाथ इज डिस्प्लेसमेंट। अब हम इस डिस्प्लेसमेंट को एक और तरीके से समझते हैं। जब आपने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, ग्राफ में जब आपने
ए, ये r1 पोजीशन वेक्टर था हमारा, ठीक है। अब देखिए जब ये ए अपनी पोजीशन चेंज करेगा और ये यहां पर आया बी पर, तो ये कुछ हमारा ओबी वेक्टर बनेगा। क्या बनेगा? ओबी वेक्टर, और इसे हम R2 लिख देंगे, ठीक। तो देखिए जब ए और बी ने अपनी पोजीशन चेंज करी तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां पे लिख रहा हूं चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहां पर ध्यान से देखा जाए तो जो हमारा ए बी, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। हमेशा अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा ये जो कोई R वेक्टर आया, ये किसके बराबर होगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और R वेक्टर इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये भी होता है। तो हमेशा याद रखना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अगर ए बी वेक्टर लिखा है, अगर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा। ये पॉइंट समझ में आ गया? आपको ये भी पता चल गया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब एक चीज देखिए कि हमारा जो डिस्टेंस होता है, अभी मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, वो आप लोगों को 9th क्लास में भी पता होगा कि डिस्टेंस हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो देखिए अगर मैंने यहां पर लिखा डी, मैंने यहां पर लिखा डी वेक्टर, तो डी वेक्टर का मतलब है यहां पे मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा। क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने यहीं पर सिर्फ डी लिखा या डी वेक्टर का मोड लिखा तो इसका मतलब हो गया कि ये डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है? ये डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो बेसिकली जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम उसका मैग्नीट्यूड निकालें तो वो डिस्टेंस कहलाता है ना। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास दोनों चीजें हैं, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। अगर मैं इस वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट में से डायरेक्शन निकाल दूं, मैग्नीट्यूड बचेगा, तो वो क्या कहलाएगा? सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस। ठीक है, एक तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। देखिए अब हम समझते हैं दूसरा चीज, वो क्या है कि मान लो ये हमारा ए पोजीशन है, ये हमारा बी पोजीशन है। कोई आदमी जो ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ गया, बी पोजीशन पे गया, तो ये डिस्टेंस हमारा मान लीजिए 5 मीटर का है। तो इस केस में डिस्टेंस भी 5 मीटर है और इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर है। लेकिन अगर वहीं पर ये पर्सन दोबारा रिटर्न आ जाता है ए पर, तो डिस्टेंस हो जाता 5 मीटर प्लस 5 मीटर 10 मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाता 5 मीटर माइनस 5 मीटर यानी 0 मीटर। सिंपली डिस्प्लेसमेंट यहां 0 हो गया एंड डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर हो गया। तो यहां से एक कंडीशन निकल के आ गया कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर या उससे बड़ा आएगा और लेस देन एंड इक्वल टू इंफिनिटी आएगा। तो ये कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए। क्या? कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा होगा, लेकिन इंफिनिटी के बराबर और इंफिनिटी से छोटा होगा। बराबर कब होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? जब वो एक ही पाथ पर चले, एक ही रास्ते पर चले, ना मुड़े ना कहीं पे भी ना जाए, सीधा चलते जाए, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। ओके, ये कंडीशन आपको पता चल गया? ठीक है, एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी आप लोगों को पता चल गया। ये भी पता चल गया कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किस केस में इक्वल होते हैं और किस केस में इक्वल नहीं होते। ओके, अब हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पर और फिर कुछ मेन कंडीशंस देखेंगे। ओके, सो यहां पर अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। इसकी बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी किसी भी बॉडी का समय के साथ उसका पोजीशन चेंज होना हमारा क्या कहलाता है? वेलोसिटी। सो v वेक्टर इज एक्चुअली डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्या बताता है? लार्जर चेंज। ओके, यहां पर क्या चेंज हुआ?
पोजीशन चेंज हुआ, तो v वेक्टर इज व्हाट, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। हम इसे v एवरेज के भी नाम से जानते हैं, v एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बॉडी 500 मीटर चला 10 मिनट में, तो उसकी वेलोसिटी क्या निकल के आ गई, 50 मीटर पर सेकेंड। और ये उसकी इस यात्रा के दौरान, इस ट्रेवलिंग के दौरान ये उसकी एवरेज वेलोसिटी भी हो सकती है ना, या होगी ही। जैसे मैंने कहा कि कोई आदमी 500 मीटर चला 10 मिनट में। देखिए अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और गहरे पॉइंट की तरफ, कि मैंने कहा कि कोई आदमी 500 मीटर चला 10 मिनट में। तो 10 मिनट में जब वो 500 मीटर चला तो पहला 1 मिनट हुआ होगा, फिर दूसरा मिनट, फिर तीसरा मिनट, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर 9वां और फिर 10वां मिनट हुआ होगा। टोटल इतने मिनट हुए होंगे। हर मिनट में जरूरी थोड़े है कि उसका स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड ही हुआ होगा कि कहीं पर ट्रैफिक आ गया होगा तो उसकी स्पीड 0 हो गई होगी, कहीं पर वो चाय पीने के लिए रुक गया होगा, कहीं पर उसकी स्पीड ज्यादा हो गई होगी, खाली सड़क होगी तो स्पीड बढ़ा दे। लेकिन उससे पूछा गया कि उस ट्रैवलिंग के दौरान उसकी एक्चुअल स्पीड अगर हम नापे क्या हो सकती है, एक्चुअल स्पीड अगर हम नापे कि उस यात्रा के दौरान अगर वो इतनी स्पीड से चले तो इतने मिनट में वो उतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो हमने बोला कि 50 मीटर पर सेकंड से अगर वो चलेगा तो 10 मिनट में जरूर वो 500 मीटर तय कर लेगा। ठीक है, 10 मिनट में वो जरूर 500 मीटर तय कर लेगा। ये तो निकल गई उसकी एवरेज। लेकिन उसमें से कोई एक बच्चा बड़ा होशियार था, उसने कहा नहीं मैं पता लगाना चाहता हूं कि वो छठे सेकंड पर उसकी वेलोसिटी क्या थी। कोई बोलेगा यार छठे सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कुछ x मीटर पर सेकंड, किसी ने बोला, तो वो बोलेगा नहीं, छठे सेकंड पर उसकी ये वेलोसिटी नहीं होगी। मैं बोलूंगा मैं 0.006 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी निकाल के बताता हूं, वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। तो जितना कम टाइम के लिए जितना कम टाइम के लिए वेलोसिटी निकालते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस केस हो जाता है, इंस्टेंटेनियस केस हो जाता है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी। तो मैंने आपको बताया कि v एवरेज क्या होता है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। और एवरेज का मतलब भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चों क्या होता है कि मान लो कि ये कोई एक पाथ है, ये केस तो आपको समझ में आ गया, ये a ये b है। अगर मैंने यहां एवरेज निकाला तो मैंने लिखा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। लेकिन इसी डिस्टेंस पर अगर मैं छोटे इंटरवल ऑफ टाइम पर कोई वेलोसिटी निकालूं, क्या बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटा इंटरवल ऑफ टाइम आप कुछ भी ले सकते हैं, 0.00001 सेकेंड, 0.0000001 सेकेंड, कुछ भी ले सकते हैं। तो वो जिस बहुत छोटे टाइम के लिए जो हम निकाल रहे हैं, दिस इज व्हाट इंस्टेंटेनियस केस। और इस केस में जो हम वेलोसिटी निकालते हैं उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इस केस में हम एक छोटा सा डिस्टेंस ले लेते हैं dx। तो जब हम इसी केस में जब हम v इंस्टेंटेनियस निकालते हैं बच्चों, तो क्या हो जाता है, लिमिट x टेंड टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये बन जाता है dx बाय dt। तो यहां से हमारा फॉर्मूला निकलता है v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू dx बाय dt, dx बाय dt। सो दिस इज व्हाट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। कोई पूछेगा आपसे इंस्टेंटेनियस केस क्या होता है तो आप आसानी से अब एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद अब हम थोड़ा सा रिलेशंस देखते हैं, और वो रिलेशंस आप तब समझ सकते हैं जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए रहने दीजिए। अब हम थोड़ा सा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, आप सभी को पता है ये बात। तो इसके पास दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। अब एक चीज देखिए कि ये क्या है, v वेक्टर, ये क्या है v वेक्टर। v वेक्टर इज व्हाट, वेलोसिटी। अगर मैंने यहां मोड लगा दिया तो ये क्या बचा, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बचा, और मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कि ये स्पीड बता रहा है। तो कभी भी जैसे हमने डिस्टेंस के केस में देखा था, डिस्टेंस के केस में क्या लिखा था, अगर डी वेक्टर मोड है या सिर्फ डी लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, डिस्टेंस है। और सिर्फ डी वेक्टर लगा है तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डी वेक्टर का मतलब होता है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। तो सिंपल है, अगर हमने मोड वेलोसिटी लिख दिया है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, स्पीड है, या सिर्फ v लिखा है तो भी इसका मतलब क्या है, स्पीड है। तो हम यहां से एक चीज क्या बता सकते हैं, स्पीड इज एक्चुअली अ वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। मैं क्या बोल रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, स्पीड इज एक्चुअली अ वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। स्पीड एक तरह का वेलोसिटी है बिना डायरेक्शन। ठीक है, स्पीड क्या है, एक तरह की वेलोसिटी है बिना डायरेक्शन। ठीक है बच्चों,
अब थोड़ा सा मैं पानी पी के आता हूं, एक सेकंड। हाँ, तो हम कहां पर थे कि जो हमारा स्पीड होता है ना, वो एक तरह का वेलोसिटी ही है, बट बिना डायरेक्शन के। तो अगर मैं स्पीड को डिफाइन करूं, स्पीड, तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सो अगर मोड ऑफ वी वेक्टर की बात करें तो ये आपका हो जाता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मान लीजिए x है और टाइम t है, तो डेल्टा x बाय डेल्टा t ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला हो सकता है। अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो ये आपका dx बाय dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dx बाय dt। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, तो यहां से आपका स्पीड आ गया, यहां से आपका वेलोसिटी आ गया। दोनों का ही SI यूनिट सेम होता है, बिकॉज दोनों ही डिस्टेंस ही है, तो मीटर पर सेकंड दोनों का SI यूनिट आता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अब हम बात कर रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी में, कि बहुत से बच्चों को चीजें पता नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा v इंस्टेंटेनियस होता है ये हमेशा मोड ऑफ v इंस्टेंटेनियस के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि बहुत ही छोटे डिस्टेंस में, बहुत ही छोटे डिस्टेंस या बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में जब हमने कोई भी वेलोसिटी फाइंड करी तो उसमें डिस्टेंस बहुत छोटा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड टू 0 किया था, आपने देखा था। तो उस छोटे से इंटरवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होते हैं, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस, ठीक है, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं, तो और यहां पर मोड ऑफ वी इंस्टेंटेनियस में हम डिस्टेंस यूज कर रहे हैं। स्पीड के केस में हम डिस्टेंस यूज करते हैं, ये आपका स्पीड है। एक्चुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपस में बराबर होते हैं, मैं ये कहना चाह रहा था। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस केस है वो बहुत ही छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए निकाला जाता है, और बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आप लोगों को याद रखना है। और एक और पॉइंट कि वी वेक्टर एवरेज कभी भी इक्वल नहीं होता मोड ऑफ वी वेक्टर एवरेज के, ठीक है। क्यों? क्योंकि एवरेज हम बहुत बड़े डिस्टेंस में निकालते हैं, और बहुत बड़े डिस्टेंस में या बहुत बड़े टाइम स्केल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है ना। तो ये याद रखना आप वेलोसिटी और स्पीड के केस में। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक्सेलरेशन पर, वो बाकी चीजें तो आपकी खत्म होगी, ठीक। अब हम एक्सेलरेशन पर बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? ठीक है, तो एक्सेलरेशन है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। सो बेसिकली ए वेक्टर यानी एक्सेलरेशन वेक्टर इज व्हाट? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये बोल सकते हैं हम, या डीवी बाय डी, ठीक है। तो मैं सिंपली डीवी बाय डी लिख देता हूं, ठीक है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है हमारा? डीवी बाय डी टी, बिकॉज डीवी व्हाट? चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मान लीजिए किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये क्या है फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट? v माइनस यू, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है, अपॉन में टाइम t। अब देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सेलरेशन किस केस में बढ़ेगा, किस केस में घटेगा, किस केस में पॉजिटिव होगा, किस केस में नेगेटिव होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इस तरीके से कि इफ v1 इफ v इज ग्रेटर देन u, है ना, अगर हमारा v यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू फाइनल वेलोसिटी, और एक केस आप ले लीजिए इसमें इनिशियल स्पीड है ना, ये एक केस ये और एक केस ये,
ठीक है। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो बड़ा है इनिशियल वेलोसिटी से, और एक केस वो है जिसमें फाइनल वेलोसिटी छोटा है इनिशियल वेलोसिटी से। तो दोनों केसेस में क्या होंगे, जब आप बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, क्या जब आप देखिए इसे 5 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन जब आप -3 में से जब आप -5 करेंगे तो आंसर -2 आएगा, है ना। यहां पर आपने क्या किया, बड़े में से छोटे को घटाया तो आंसर पॉजिटिव आया, जब आपने छोटे में से बड़े को घटाया तो आंसर नेगेटिव आया। तो एक्चुअली यही चीज है, जो फाइनल वेलोसिटी है अगर वो बड़ा है इनिशियल वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इस केस में जिसमें हमारा फाइनल वेलोसिटी छोटा है एज कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है इसका मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है इसका मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। इसे इस तरीके से भी समझिए कि कोई एक बॉक्स है, अब इस बॉक्स के ऊपर ये लड़का धक्का लगा रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, ये धक्का लगा रहा है, ठीक है, और इधर एक वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और वेलोसिटी जो है वो हमारी 5 मीटर पर सेकेंड या कोई भी x मीटर पर सेकेंड मान लीजिए, ठीक है, x मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो चल रहा है, और बॉक्स का एक्सेलरेशन भी इधर ही है, ठीक। तो जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और एक्सेलरेशन बढ़ता है, ठीक है। अब वही चीज देखिए कि मान लीजिए ये डब्बा, इसकी वेलोसिटी जो है वो इधर है x मीटर पर सेकेंड कुछ भी, ठीक है, और अब धक्का इस डायरेक्शन से वो लगा रहा है, ठीक है। अब तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर हो गया, तो यहां पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है और वेलोसिटी का डायरेक्शन इस साइड है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है किसके, वेलोसिटी के डायरेक्शन के। तो इस केस में हमारा एक्सेलरेशन जो होता है वो घटता है, ठीक है, और नेगेटिव आता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अगर हो रहा है तो पॉजिटिव है और बढ़ रहा है, और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव आएगा और घट रहा है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम कुछ इंपोर्टेंट डेरिवेटिव, ठीक है, देखेंगे। जैसे एक्सेलरेशन क्या है आपका, डी वी बाय डी टी, ठीक है, और जो आपका v है वो क्या है, डी एक्स बाय डी टी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें इसी एक्सेलरेशन में आपका तो ये पहला बन के आ गया, ये दूसरा बन के आ गया। अगर आप इस एक्सेलरेशन में v वेक्टर की जगह आप डी एक्स बाय डी टी रख दें तो डी डी टी इंटू हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी, तो ये निकल के आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या मतलब, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको डिस्टेंस गिवन है इन द फॉर्म ऑफ टाइम, ठीक है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एक्सेलरेशन। और हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे, ठीक है, क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। नोट्स में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं और लीड में क्वेश्चंस आते भी हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। तो अगर आपको डिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ टाइम दिया हुआ है और आपको एक्सेलरेशन पूछा है तो 2 बार उसका डिफरेंशिएट कीजिए तो एक्सेलरेशन निकलेगा, 1 बार करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा। एक और फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया वो ये है कि मान लीजिए एक्सेलरेशन हमारा था dv वेक्टर बाय dt, अगर हम दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, ठीक है, यानी न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर को, तो आप ध्यान से देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूं इसको सेपरेट लिख लेता हूं dx बाय dt, ठीक है, और इसको सेपरेट लिख लेता हूं dv वेक्टर बाय dx, ठीक, dx है, ठीक। तो देखिए यहां पर ये जो है dx अपॉन dt ये किसके बराबर है, v, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, v वेक्टर dv वेक्टर बाय dx, ठीक है। ये केस आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को 1, 2, 3 और 4 केसेस आपको पता होने चाहिए। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन, अच्छा एक चीज रह गया वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो एक्सेलरेशन होता है ना, इसका SI यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। आपको गिवन है कि कोई एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है 3t स्क्वायर प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। आपसे उसने पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 1 to t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, है ना? यही पूछा आपसे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि आपको निकालना क्या है। आपको निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां तक के बीच में? t इज इक्वल्स टू 1 से t इज इक्वल्स टू 2, और वेलोसिटी जो है वो आपको दिया हुआ है पार्टिकल का 3t स्क्वायर प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। तो जहां तक आपको पता है कि v इज इक्वल्स टू क्या होता है? dx बाय dt। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो v इज इक्वल्स टू है dx बाय dt। ये dt इधर चला गया तो v dt इज इक्वल्स टू dx बन गया। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इंटीग्रेट कर देना। जब हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो मान लो इंटीग्रेट कर दिया dx x1 से x2, और जब हमने v को इंटीग्रेट किया, ये dt है, इनिशियल वेलोसिटी 1 से फाइनल वेलोसिटी 2। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, है ना? x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू, जब आपने v वेक्टर का डेरिवेटिव किया तो एक्चुअली क्या आएगा? ठीक है, ये आगे आपके पास, एक सेकेंड, मैं इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करके बता देता हूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो v की वैल्यू क्या दी हुई? 3t स्क्वायर प्लस 2। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? 3t क्यूब बाय 3 प्लस 2t, क्योंकि हम dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, 3 ने 3 को कैंसिल कर दिया तो क्या है? t क्यूब प्लस 2t। तो ये आ गया t क्यूब प्लस 2t, और लिमिट कहां से कहां तक है? 1 से लेकर के 2, है ना? हमने जस्ट यहाँ पे सिंपली इंटीग्रेट कर दिया। अब ध्यान से देखिए x2 माइनस x1 इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकल के आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 4 12 माइनस 2 एंड 1 3, तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा 9 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आ जाएगा? 9। मैंने जस्ट लिमिट पुट कर दिया। ठीक है, जब आप लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 9 मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को नोट्स में मिल चुके हैं और वहां से आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो जो भी बच्चे नोट परचेज करेंगे उनको पता ही है कि मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिलेगा ही मिलेगा, और उस पर वो मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो सारा सॉल्यूशंस वगैरह उनको वहां पे मिलता रहेगा, मतलब पूरा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा चीजें वगैरह, है ना? तो मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड मोशंस और काइनेमेटिक्स के फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, सो बाय बाय गाइस।